हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मज़ा में। यहाँ हम सीखेंगे क्लास 10 की मैथ, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, जब भी हम कि मैथ का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन करने में मदद मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब एक्चुअल में वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? तो वास्तविक संख्याओं के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जिसमें से हम कुछ मेन संख्या यहाँ डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं और गिनती वाली संख्याएं भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब ये प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? तो स्टूडेंट, जब भी आप कोई चीज़ गिनना शुरू करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? बताइए। हाँ, सही बताया आपने, एक से। जब भी हम कोई नंबर की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे शुरुआत करते हैं एक से, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ही आगे अनंत तक चलती रहती है। ये हमारी होती है प्राकृत संख्याएं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है हमारी एक। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब आप प्राकृत संख्या में देख रहे होंगे, आपको एक नंबर मिसिंग लग रहा होगा। आप बता सकते हैं कौन सा नंबर मिस है? बताइए, आइडिया लगाइए। हाँ, सही पकड़े हैं आप, जीरो। जब जीरो मिल जाता है तो हमारी संख्या हो जाती है पूर्ण। तो ये पूर्ण संख्या हमारी जीरो से शुरू होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, और ये भी आगे निरंतर अनंत तक चलती रहती हैं। अब कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप आंसर देंगे जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सारी ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आ रही हैं, इसलिए सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। यानी पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। और पूर्णांक के अंदर सारी पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो सारी पूर्ण संख्या आती है पूर्णांक के अंदर। जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट अनंत तक चलती रहेंगी इधर। और फिर इधर आएंगी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, और इधर भी माइनस आगे अनंत तक चलती रहेंगी। तो जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के इस तरफ होंगे आपके सब सारी पॉजिटिव नंबर, और इधर साइड होंगे आपकी सारे नेगेटिव नंबर। अब पूर्णांक जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जो इस एक से लेके इधर तक होंगे वो होंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक। क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस एक से लेके इधर तक जाते रहेंगे वो होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होता है हमारा, जीरो ना हमारा धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो हमारा उदासीन होता है। जीरो क्या होता है हमारा? उदासीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही
निगेटिव होता है ये। ठीक हो गया। तो हमारे जो पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, और जो जीरो होता है वो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखना, q हमारा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q हमारा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जहाँ PQ P और Q क्या है हमारे? ये पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का हमेशा। Q कभी भी हमारे जीरो के बराबर नहीं होगा, और जहाँ P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। अब देखिए P क्या है? पूर्णांक है, तो यानी P हम ये सारे पूर्णांक ले सकते हैं, सारे पूर्णांक संख्या हम ये ले सकते हैं। लेकिन Q में हम सारे पूर्णांक तो लेंगे लेकिन हम जीरो नहीं लेंगे। जीरो क्यों नहीं लेंगे? नहीं, कोई भी संख्या के बट्टे में अगर जीरो आता है तो फिर हो जाता है हमारा वो अपरिभाषित। यानी कोई भी संख्या के बट्टे में अगर जीरो हो जाएगा तो वो हो जाता है हमारा अपरिभाषित। इसलिए हम Q को जीरो के इक्वल नहीं ले सकते हैं। अब ये परिमेय संख्याएं होती किस तरह की हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीरो। अब बताइए कि जीरो एक परिमेय संख्या है? बता सकते हैं हम? अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने कहा था p/q के रूप में होगा, ये तो p/q के रूप में नहीं है। आइए लिख देते हैं। अगर मैं जीरो के नीचे एक लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने क्लास 9th में पहला ही सवाल पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि जीरो एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम जीरो के नीचे एक लिख देंगे तो ये एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, और किस तरह की संख्याएं होंगी? जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 2। अब 2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है जी, क्योंकि 2 के नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 1। अब आप देखेंगे कि 2 क्या है? आपका पूर्णांक है, और 1 क्या है? ये भी आपका पूर्णांक है। तो हमने 2 को क्या लिख दिया? p/q के रूप में लिख दिया, इसलिए 2 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इस तरह से कुछ माइनस में होंगी, जैसे मैंने ले ली -3। अब -3 भी आपके क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ। अब ये -3 पूर्णांक हो गया, और एक जो Q है हमारा वो भी पूर्णांक हो गया, तो इसलिए -3 भी एक परिमेय संख्या होती है। अब आप देख रहे होंगे कि परिमेय संख्या के अंदर सारे पूर्णांक आते हैं। परिमेय संख्या के अंदर सारे पूर्णांक आते हैं। अब इन सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, जीरो के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, इन सब संख्याओं के नीचे 1 लिख सकता हूँ। इसलिए सारे पूर्णांक क्या होते हैं? सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक हो गया। और किस तरह? अब ये कुछ संख्या होती है दशमलव में, यानी पॉइंट वाली, जैसे मान लो 1.7। अब जो 1.7 है ये भी हमारी परिमेय संख्या है। और पॉइंट के बाद अगर जो दशमलव के बाद कोई संख्या आए तो उसको इस दशमलव को बोलते हैं दशमलव प्रसार। इसका होता है शांत। क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत। इस तरह की संख्या को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये 1.7 है, इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा, पॉइंट कटेगा, नीचे क्या बढ़ेगा? 0। तो ये क्या हो गई? 17/10। अब 17 भी आपका पूर्णांक है, 10 भी आपका पूर्णांक है, हमने p/q के रूप में इसे लिख दिया है। इसलिए इस तरह के दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कुछ इस तरह की आपको दशमलव वाली संख्याएं मिलेंगी, जैसे 0.6666 डॉट डॉट, ये संख्याएं आगे तक चलती रहेंगी। कभी भी आपको दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती हुई दिखें तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इस तरह की संख्या को हम लिख सकते हैं 0.6 बार। आपके क्लास 9th में सवाल भी है, और इसको जब आपने वहाँ सॉल्व किया था तो आप 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं।
और 2/3 आपकी परिमेय संख्या है। यानी कि तीनों ये संख्याएं आपस में एक ही संख्याएं हैं। यानी आप या ऐसे लिखे या फिर आप ऐसे लिखे, तो ये आपकी तीनों संख्याएं क्या हैं? एक ही हैं। आप इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, तो इस तरह की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अब ये किस तरह से होती हैं आइए देखते हैं। जैसे कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, अब ये परिमेय संख्या हो गया। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा परिमेय संख्या का स्टेटमेंट क्या था? p और q हमारे पूर्णांक होने चाहिए। क्या हमारा √2 पूर्णांक है? कहीं आपको ऐसा √2 दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, तो √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो √2 होगा ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से और भी संख्या होंगी, जैसे कि √3, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। अब √4 बताइए, √4 परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइए। √4 परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि किसी √4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 2, और 2 हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो हम √4 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं √5। √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है। आपके क्लास 10 में बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुविकल्पी में आपको 4 संख्या दी जाएंगी, कुछ रूट में 3 ऐसी संख्या दी जाएंगी और एक दी जाएगी √4। पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है? तो जो √4 होगी वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक हो गया। अब इस तरह एक संख्या और होती है वे पाई। अब पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, ना कि परिमेय। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर जी पाई का मान तो हमने किताबों में देखा है 22/7 होता है। जो 22/7 आपको किताबों में दिखा है वो 22/7 माना गया है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। जो पाई का मान होता है वो 3.14 आगे निरंतर अनंत तक चलता जाता है। 22/7 किताबों में इसलिए माना गया है ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए माना गया है। अगर आपको कभी दिखे 22/7 की परिमेय है कि अपरिमेय, तो 22/7 आपकी परिमेय होगी, क्योंकि उसको p/q के रूप में लिखा गया है। जो पाई होती है वो आपकी अपरिमेय होती है, ध्यान रखना, ये कई बार पेपर में पूछा गया आपके। अब इसके बाद कुछ पॉइंट वाली संख्या होंगी। अब पॉइंट वाली संख्या किस तरह से होंगी? मान लो 1.24892 समथिंग चलती जाएंगी आगे तक। तो इस तरह की संख्या की भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप देख रहे होंगे इन संख्याओं में अंतर क्या है? इस संख्या में पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही थी, इस संख्या में पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही, लेकिन निरंतर चलती जा रही हैं। ध्यान रखना, निरंतर चलना भी जरूरी है। अगर निरंतर नहीं चलेंगी तो वो इस तरह की संख्या बन जाएंगी। तो अपरिमेय संख्या में पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी और निरंतर चलती जाएंगी। इस तरह की संख्या भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? अब वास्तविक संख्या क्या होगी? सारी परिमेय संख्याएं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सबके समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इन दोनों के ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी आपकी ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सब आपकी वास्तविक संख्या हैं। आपने अभी तक अपने क्लास 10 तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वास्तविक संख्या ही पढ़ी हैं। जब आप 11th में जाएंगे और मैथ लेंगे तब वहाँ पर आप तक पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं, लेकिन 10th तक आपकी वास्तविक संख्या तक है।
ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब आपके लिए एक होमवर्क है। अब होमवर्क क्या है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप बताएंगे, आपके लिए ये मेरे तरफ से एक होमवर्क है। आप बताएंगे कि रूट 9 परिमेय है या अपरिमेय है। ये आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और देना ज़रूर। अगर आपने ये बता दिया तो मुझे लगेगा कि आपको ये सब समझ में आ गया। तो आप बताइएगा कि रूट 9 परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको आप नोट कर लिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का, ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का और खुद का भाग जाए, जिसमें एक का और खुद का भाग जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये किस तरह की संख्या होती है, आइए देखते हैं। मैंने 1 से लेके 10 तक कुछ संख्याएं लिखी हैं। अब हम चेक करेंगे ये अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। अब मैं 1 को 1 से भाग कर सकता हूँ और 1 को खुद से भाग करूँगा तो भी यही है। यानी 1 को 1 से भाग करो या खुद से भाग करो, ये दोनों चीज़ क्या हैं? एक ही हैं। इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहा गया है। यानी कि 1 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आप 2 में चेक करते हैं। 2 को आप 1 से भाग कर सकते हैं, 2 को आप खुद से भाग कर सकते हैं और किसी से भाग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपकी है अभाज्य संख्या है। और ध्यान रखना, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ही सम अभाज्य संख्या, ये इकलौती सम अभाज्य संख्या है। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम 3 में चेक करते हैं। 3 को हम 1 से भाग कर सकते हैं और 3 को हम खुद से भाग कर सकते हैं। इसलिए ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब हम करते हैं 4 में चेक। 4 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 4 को हम खुद से भाग कर सकते हैं और 4 को हम 2 से ही भाग कर सकते हैं। अब ये देखिए, 4 में 1 का भाग भी जा रहा है, खुद का भाग भी जा रहा है और अन्य किसी संख्या का भी भाग जा रहा है। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना। फिर 5 के लिए चेक करते हैं। 5 में 1 का भाग भी जाता है, 5 में खुद का भाग भी जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इसलिए ये अभाज्य संख्या है। आगे चेक कर सकते हैं। 6 में चेक करते हैं। 6 में देखिए 1 का भाग जाएगा, फिर 6 में खुद का भाग जाएगा, फिर 6 में 2 का भाग जाएगा, फिर 6 में 3 का भाग जाएगा। यानी 6 में 1 का भाग भी जा रहा है, खुद का भाग भी जा रहा है और अन्य किसी संख्या का ही भाग जा रहा है। इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 7 में चेक करते हैं। 7 में 1 का भाग जाता है, 7 में खुद का भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 8 में चेक करते हैं। 8 में 1 का भाग जाता है, 8 में खुद का भाग जाता है, 8 में 2 का भाग जाता है, 8 में 4 का भाग जाता है। और 8 में 1 का भी भाग जा रहा है, खुद का भी भाग जा रहा है और अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 9 में चेक करते हैं। 9 में 1 का भाग जाता है, 9 में खुद का भाग जाता है और 9 में 3 का भाग भी जाता है। इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 10 में आप बताएंगे चेक करके कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2।
2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और इकलौती सम अभाज्य संख्या भी है। फिर इसके बाद आई 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही आगे निरंतर चलती रहेंगी। तो इन तरह की संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य से आपको ही आइडिया लग रहा होगा, भाज्य यानी जो विभाजित हो जाती हो वह संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक का, खुद का और किसी अन्य संख्या का भाग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब ये किस तरह की संख्या होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक में एक का भाग जा रहा है और एक खुद का भाग भी जा रहा है और इसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। और ध्यान रखना, एक ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 में चेक करते हैं। 2 में देखिए, एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या नहीं है। फिर 3 में चेक करें। 3 में एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 में चेक करते हैं। 4 में देखिए, एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है, यानी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। और ध्यान रखना, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। फिर 5 में चेक करते हैं। 5 में एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। 6 में चेक करते हैं। 6 में एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अन्य संख्या का भाग भी जा रहा है। 7 में चेक करते हैं। 7 में एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। 8 में चेक करते हैं। एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। 9 में चेक करते हैं। एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। 10 में तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अभाज्य संख्या के लिए बताना। अब बताएंगे आप कि 10 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। अब आप देखते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्या मिली। सबसे पहले छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ऐसे ही आपको भाज्य संख्याएं मिलते रहेंगी। अब ध्यान रखना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है? भाज्य संख्या वो है जो और संख्याओं से भी कट जाती हैं और भाज्य संख्या वो है जो केवल एक से कटती हैं और अपने से कटती हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। आइए, तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका दूसरा नाम भी है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। अब HCF और LCM निकालते कैसे, आइए सीखते हैं। तो HCF और LCM निकालने के लिए हमें कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो हम 2 संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं हम 6 और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम 10। तो हम 6 और 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
सबसे पहले 6 के निकालते हैं। तो 6 सबसे पहले किसके पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में। कितने बार? 3 बार। 2 तिया 6। और 3 किसके पाड़े में आता है? अपने ही पाड़े में आता है। 3 एकम 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम 10 के निकालते हैं। 10 सबसे पहले किसके पाड़े में आता है? 2 के। कितने बार? 2 पंजे 10। फिर 5 अपने ही पाड़े में आता है। 5 एकम 5। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। 2 गुणा 5। अब हम ज्ञात करेंगे इनका HCF। क्या ज्ञात करेंगे? HCF। अब HCF क्या कहता है? जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है और जो 10 के अभाज्य गुणनखंड है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बता सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है? बताइए। हाँ, सही पकड़े हैं आप। 2। 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो ऐसे कहता है जो दोनों में कॉमन है, यानी जिसका जोड़ा बन गया, उसको लिख दो एक बार। उसको लिख दो एक बार। और जो बचे सिंगल है उन्हें छोड़ दो। जो सिंगल बने उन्हें छोड़ दो। वैसे भी सिंगल लोग की अपनी दिक्कतें हैं। तो यही आपका जो 2 है, यही आपका HCF हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जोड़ा बन गया, जिसके जोड़े बनते हैं, सिर्फ वही हमारा आंसर होता है HCF में। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब एलसीएम कहता है जिसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार। उसको लिख दो एक बार। और जो बच गए हैं उनको भी लिख दो। जो कौन कौन से बच गए? 3 और 5। तो एलसीएम अच्छा आदमी है। एलसीएम कहता है जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार, और जो बच गए सिंगल उनको भी लिख दो। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। कितना हो गया? 30। तो यही आपका एलसीएम हो गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो HCF है, HCF कहता है जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख दो एक बार, और जो बाकी बच गए हैं उन सिंगल वाले उनको छोड़ दो। तो यही हमारा HCF हो जाएगा 2। अब एलसीएम कहता है जिसका जोड़ा बन गया है उसको तो लिख दो एक बार, और जो बच गए हैं उनको भी लिख दो। तो इनकी गुणा करके आपका जाएगा 30, और ये 30 आपका एलसीएम हो गया। ये तो हो गई नंबर वाली बात। अब नॉलेज वाली बात भी होनी चाहिए कि ये 2 और 30 हैं क्या। तो आइए समझते हैं। जो 2 और 30 हैं आपके, तो 2 क्या है? यानी HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 10 को विभाजित कर देगा। 2 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 10 को विभाजित यानी डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा, छोटा मिल जाएगा। छोटा क्या होगा? 1। एक 6 को भी विभाजित कर देगा, एक 10 को भी विभाजित कर देगा, लेकिन 2 से बड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो 2 क्या है आपका? 2 सबसे बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है जो 6 और 10 को विभाजित, विभाजित मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड कर देगा। ये तो हो गई ऐसे वाली बात कि 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 10 को विभाजित कर देगा। अब 30 क्या है? एलसीएम है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा। तो 30 सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 10 से विभाजित हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 30 से छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा, इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा, लेकिन छोटा नंबर नहीं मिलेगा। तो 30 क्या है? 30 सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 10 से विभाजित यानी कि डिवाइड
हो जाएगा। तो 30 क्या है, आपका सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 10 से विभाजित हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी 30 सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 10 के पहाड़े में आएगा। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्को 24, 6 पंजे 30। ऐसे ही करते करते आपका आएगा 6 दाई 60। फिर 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। ऐसे करते करते 10 छन 60 भी आएगा। अब देख रहे होंगे आप 6 और 10 के पहाड़े में सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आया आपका? सबसे पहले कॉमन नंबर आपका आया है 30। इसके बाद भी देखो आपको मिल जाएंगे, बड़े नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो 30 क्या है, सबसे छोटा कॉमन नंबर है। तो 30 ही हमारा एलसीएम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अभी हमने निकाला दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। अब हम चेक करेंगे कि यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली संख्या क्या थी, 6, दूसरी संख्या 10। हमारा एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 30। तो हम निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या कौन सी थी हमारी? पहली संख्या है हमारी 6 और दूसरी संख्या है 10। तो 6 की 10 से गुणा करेंगे, 6 दाई 60। फिर हम निकालेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमारा एचसीएफ कितना है, 2, और एलसीएम कितना है, 30। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 30 दूनी 60। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल भी 60 है, एचसीएफ गुणा एलसीएम भी 60 है। यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। और ये हमारा फॉर्मूला भी है। ध्यान रखना, आप जब प्रश्नावली 1.1 करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला भी है। वहाँ आपको दो संख्याएं दी जाएंगी कि उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें और फिर चेक करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब ध्यान रखना, एक नोट करके लिखना कि सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, ये तीन संख्याओं के लिए नहीं है। यानी कि तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ध्यान रखना, सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही मान्य है ये। सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज आपने जो कुछ भी यहाँ सीखा उसकी घर पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और कहते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल। इसलिए और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मैथ्स का मज़ा लीजिए, मैथ्स मज़ा के साथ। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।